रतोड़ा गांव में पहाड़ी और मैदान दोनों हैं। इसके साथ ही गांव के पास में एक नदी भी बहती है, जिस वजह से यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है। और इसी वजह से हर दिन यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पर गांव वालों ने अपने लिए खुद ही व्यवसाय बनाया हुआ है। आइए दोस्तों, मेरे एयर बलून में बैठिए और हवा से बातें कीजिए। नकुल इस गांव का रहने वाला है और उसके पास खुद के कई सारे एयर बलून्स हैं। सुबह से बलून लेकर आ गया हूँ और अभी तक एक भी पर्यटक नहीं आया है। लगता है हमारे गांव में पर्यटकों का आना कम हो गया है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? कुछ तो करना होगा। नकुल को भूख लगती है और वो खाना खाने के लिए वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में जाता है। अरे सूरज भैया, एक थाली खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। क्या खाओगे, दाल चावल या रोटी सब्जी? थाली में जो भी देते हो दे दो। और काम धंधा कैसा चल रहा है तुम्हारा? क्या बताऊं भैया, सुबह से एक भी पर्यटक नहीं आया है। सारे बलून तैयार कर रखे हैं पर कोई फायदा नहीं है। अरे आ जाएंगे, चिंता मत करो, खाना खा लो, तब तक कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। सूरज नकुल के लिए खाना लगाता है। नकुल खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ पर्यटक आते हैं और नकुल से मिलते हैं। हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं, हमें एयर बलून में उड़ना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। नकुल अपना खाना बीच में ही छोड़कर जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है। अरे भाई, खाना बीच में छोड़कर क्यों जा रहे हो? पूरा खा लो फिर चले जाना। सूरज पर्यटकों को भी खाना खाने के लिए कहता है। आप लोग भी भूखे होंगे, खाना खा लीजिए फिर चले जाइएगा। गर्मा गर्म खाना है, बाद में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम चारों के लिए भी एक एक थाली लगा दीजिए। सूरज उन चारों के लिए भी खाना लगाता है। अब नकुल ने खाना खा लिया है और वो पर्यटकों का इंतजार कर रहा है। पर्यटक धीरे धीरे खाना खाते हैं, जिसमें बहुत समय व्यतीत होने लगता है। मैं तैयार हूँ, आप लोग प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, नहीं तो बाद में तेज हवाएं चलने लगेंगी और फिर हम लोग उड़ान नहीं भर सकते हैं। अरे भाई, खाना खाने दो इन लोगों को, बेचारे बहुत भूखे हैं। मस्ती तो बाद में होती रहेगी। कुछ और लेकर आऊं भाइयों आपके लिए? हाँ, कुछ रोटियां और थोड़ी सी दाल ले आइए। सूरज रोटियां और दाल लेकर आता है। खाना खाने के बाद चारों पर्यटक बलून में उड़ने के लिए मना करते हैं। बहुत ज्यादा खाना खा लिया, अब तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। आज रहने दीजिए, फिर कभी देखते हैं। मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। अगर नहीं आना था तो पहले कह देते, मैं इंतजार नहीं करता और अपने बलून के पास चला जाता। क्या पता वहां मुझे कोई मिल जाता। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आज कोई नहीं आया तो कल आ जाएंगे। ये लोग आ रहे थे तो आपने इन्हें खाना खाने के लिए जबरदस्ती बैठा लिया। आपका तो ठीक चल रहा है, मेरा ही काम नहीं हुआ ना आपके चक्कर में। नकुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आज उसके पास 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई, इसीलिए वो मुंह लटकाकर अपने बलून को एक जगह पर बांध देता है और घर चला जाता है। कल से मैं जल्दी ही चला जाऊंगा और अपने ग्राहकों को कहीं और नहीं जाने दूंगा। अगले दिन नकुल जल्दी ही चला जाता है। आज बहुत से लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं और सभी लोग एयर बलून में उड़ना चाहते हैं, पर उनको खाना भी खाना है, लेकिन नकुल खाना खाने के लिए मना करता है। अभी मौसम बहुत अच्छा है, खाना तो हम लोग बाद में भी खा सकते हैं, पर अगर हवा तेज चलने लगी तो बाद में उड़ान नहीं भर सकते। नकुल की बात से सभी पर्यटक सहमत थे, इसीलिए सभी लोग उसके साथ एयर बलून में एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। नकुल सभी का टिकट काटता है और उनको एयर बलून में बिठाकर वो हवा गर्म करके एयर बलून ऊपर हवा में उठाने लगता है। सभी बहुत मजे कर रहे हैं। ओहो, वाह, ऊपर हवा में उड़ने का मजा ही कुछ और है। यस यार, पहले पता होता कि ये सब इतना मजेदार है तो मैं कब का एयर बलून का सफर कर चुकी होती, पर अब से मैं हर महीने यहाँ कई बार आया करूँगी। शिवानी और रजनी हवाई सफर को पहली बार एंजॉय कर रहे थे। एयर बलून यहाँ से उड़ता है और पूरे 1 घंटे की यात्रा के बाद वो बहुत दूर जाकर नीचे उतरता है। आज तो मजा ही आ गया, पर यार खाना तो हम लोगों ने खाया ही नहीं। अरे छोड़, रहने दे, बाद में देखते हैं खाने का। वैसे भी रेस्टोरेंट तो यहाँ से बहुत पीछे छूट गया है।
सारे पर्यटक एयर बलून से उतरने के बाद यहाँ से चले जाते हैं और कोई भी सूरज के रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए नहीं जाता है। पर आज नकुल की अच्छी कमाई हुई है, इसलिए वो खुश होकर खाना खाने के लिए सूरज के रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगा और आराम से सो जाऊंगा। नकुल देखता है कि सूरज रेस्टोरेंट पर किसी ग्राहक के इंतजार में अकेला बैठा हुआ है। मेरे लिए एक प्लेट अच्छा वाला खाना लगा दो। एक प्लेट क्यों, सारा ही खा लो। वैसे भी आज तुम्हारी वजह से सारा खाना जैसे का तैसा ही है, कोई भी ग्राहक नहीं आया। अगर तुम्हारे रेस्टोरेंट पर कोई ग्राहक नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। पास आए ग्राहकों को दूर ले जाते हो और फिर कहते हो कि मेरी क्या गलती है। अच्छा, भूल गए कल तुमने मेरे ग्राहकों को इतनी देर तक खाना खिलाया कि उसके बाद आलस की वजह से उन्होंने एयर बलून में घूमने के लिए मना कर दिया। उन्होंने मना किया तो मैं क्या करूं? ग्राहक एयर बलून में उड़ने के बाद खाने के लिए नहीं आए तो मैं भी क्या करूं? बात बढ़ जाती है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर एक वही पर्यटक आती है जो अभी नकुल के एयर बलून में थी। आप दोनों झगड़ क्यों रहे हो? मेरे पास दोनों की समस्या का समाधान है। हम दोनों की समस्या का कोई समाधान नहीं है। या तो ग्राहक इसी के पास जा सकते हैं या तो मेरे पास खाने के लिए आ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों एक हो जाएं, तो दोनों का काम पहले से बहुत अच्छा चल सकता है। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। अगर आपके एयर बलून में ये भाई साहब अपना रेस्टोरेंट खोल दें, तो जो भी पर्यटक यहाँ घूमने आएगा वो एयर बलून से हवाई सफर का मजा खाना खाते हुए ले सकता है। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। इससे तो दोनों का ही नुकसान नहीं होगा। आपने तो न्यायाधीश की तरह हमारा झगड़ा 2 मिनट में सुलझा दिया। बल्कि हर दिन दोनों के पास बराबर ग्राहक रहेंगे। अगर आप लोग चाहें तो मुझे भी अपने साथ जोड़ सकते हो। वैसे मैं भी काम की ही तलाश कर रही हूँ। जरूर, वैसे भी ये आइडिया आपका ही है, तो आप भी हमारे इस बिजनेस में बराबर के हिस्सेदार हो गई ना। हाँ, अगर ग्राहक ज्यादा हो जाएंगे तो हम दोनों को कोई ना कोई संभालने वाला तो चाहिए ही। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप दोनों के काम को बढ़ा सकूं और सबका फायदा हो। अब शिवांगी, सूरज और नकुल तीनों मिलकर सूरज का पूरा रेस्टोरेंट नकुल के एयर बलून में शिफ्ट करते हैं। चलो, इसी बहाने मैं भी तो हवाई सफर कर पाऊंगा। नहीं तो आज तक बस सोचता ही रहता था कि कब मुझे फुर्सत मिले और मैं भी एक बार हवा से बातें करूं। और अब से मुझे ठंडा खाना नहीं खाना पड़ेगा। हर दिन गर्मा गर्म खाना खाऊंगा। वैसे भूख तो अभी भी लगी है। मुझे भी भूख लगी है, पर आप दोनों का झगड़ा देखकर कुछ देर के लिए गायब हो गई थी। अरे पायलट साहब, आप उड़ने की तैयारी कीजिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगाता हूँ। नकुल एयर बलून में गर्म हवा भरता है और बलून हवा में ऊपर उड़ने लगता है। सूरज खाना गर्म करता है और शिवांगी 2 प्लेट खाना निकालकर अपने और नकुल के लिए लेकर आती है। आइए पहले खाना खा लेते हैं। नकुल एयर बलून को हवा में फ्री छोड़ देता है और शिवांगी के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। आज मैं पहली बार इतनी ऊंचाई पर बैठकर खाना खा रहा हूँ। और मैं भी आज तक सिर्फ सपने में ही एक बार ऐसा किया था। आज वो सपना भी पूरा हो गया। खाना खाने के बाद नकुल एयर बलून को नीचे उतारता है और सभी लोग पर्यटकों के आने का इंतजार करते हैं। तभी कुछ पर्यटक वहाँ आते हैं। शिवांगी सभी पर्यटकों के टिकट काटती है और उनको एयर बलून रेस्टोरेंट में बिठा देती है। नकुल बलून को हवा में ऊपर उठा देता है। सूरज खाना बनाता है और सभी पर्यटक खाना खाते हुए हवाई सफर का आनंद लेते हैं। ये कहानी है छतरपुर गांव की, जहां करिया अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। छतरपुर में बारिश न होने की वजह से जमीनें सूख सी गई थी, जिसके कारण खेतों में अनाज पैदा नहीं होता था और इस वजह से करिया अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता था। ये क्या, आज भी सिर्फ चावल खाने में? मैं कब खाऊंगा अच्छा खाना? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बड़े आए अच्छा खाना खाने वाले। अगर मैं पैसे ना बचाऊं तो चावल भी नसीब ना हो। नसीब नसीब, बस सब नसीब का कमाल है। तुम्हारा बस नाम ही प्रेमा रखा है माँ बाप ने। प्रेम तो दूर दूर तक नहीं है। चुपचाप खाना खा रहे हो या मैं तुम्हें खिलाऊं? तुम्हारे कड़वे वचन सुनकर ही मेरा पेट भर चुका है। मैं जा रहा हूँ, नहीं खाना मुझे ये सब।
करिया प्रेमा से झगड़ा करके वहाँ से चला गया और जाकर अपने खेत में हल चलाने लगा। कड़ी धूप में परिश्रम करने के बाद उसे नंदू पहलवान नजर आया। अरे नंदू भाई, आज कहाँ से पहलवानी करके आ रहे हो? बड़े मुस्कुरा रहे हो, जरूर जीत कर आए हो। पहलवानी तो नहीं, बस ये एक मैं आम लेकर आया हूँ, यहीं गंदे नाले के पास से। क्या कहा? गंदे नाले के पास से? वहाँ आम कैसे मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता, मैं ये लेकर तो आया हूँ, जाओ तुम भी ले लो। नंदू सोचने लगा और वहाँ उस गंदे नाले के पास चला गया। ये पहलवान जरूर पागल हो चुका है, मोटी बुद्धि का। इसे क्या पता कि गंदे नाले के आसपास भी कोई नहीं भटकता और ये पता नहीं कहाँ से आम लेकर आ रहा है। मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। करिया उस गंदे नाले के पास चला जाता है और वहाँ की बदबू से हैरान होकर वो सोचने लगता है, यार यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये नंदू बुड़बक को किसने आम दे दिया? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लगता है वो मुझे बेवकूफ बना गया। जैसे ही करिया वहाँ से जाने लगा, उसे उसी नाले के पास से गांव के भिखारी ने आवाज दी। क्यों बे, आम लेने आया है? कौन हो तुम और बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? मैंने ही उस पहलवान को आम दिया था, मैं कोई ऐसा वैसा भिखारी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे मक्के की रोटी खिलाओगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी चीज दूंगा। मेरे पास चावल खाने के पैसे नहीं है और तुम मक्के की रोटी मांग रहे हो? तो तुम्हारी हालत मुझसे भी खराब है लगता है। भिखारी के इतना कहते ही करिया को क्रोध आने लगा और तब करिया ने भिखारी से कहा, तुम इतना कैसे बोल लेते हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद मक्के की रोटी खिलाता हूँ। करिया उस भिखारी को लेकर एक छोटे से ढाबे पर गया और वहाँ जाकर उसे मक्के की रोटी खिलाने लगा। वाह वाह, मक्के की रोटी, वाह वाह, मक्के की रोटी, सरसों दा साग, चलेगी जिंदगी बिल्कुल भाग भाग। वाह वाह, देखा तुमने, मैं तो गायक भी हूँ। वो सब छोड़ो, खाना खाओ, मुझे और भी बहुत काम है। करिया ने उसे मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाया और उससे कहा, तुमने उस पहलवान को आम दिया था, तुम मुझे क्या देने वाले हो? इमली, मैं तुम्हें इमली देने वाला हूँ। इस इमली को अपनी पत्नी के साथ खाकर तुम इसके बीज को गंदे नाली के पानी के पास बो देना और जादू देखना। इतना कहकर भिखारी वहाँ से चला गया, लेकिन करिया उस इमली को देखकर सोचने लगा, ये कैसी इमली है? कहीं ये मुझे पागल तो नहीं बना गया? उधार में मक्के की रोटी और सरसों का साग भी खा गया और आम की जगह दे भी गया तो क्या ये इमली? करिया उस इमली को लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी प्रेमा को देकर कहने लगा, भाग्यवान, ये इमली ले लो, इसका कुछ बना देना या खा लेना। इमली की कौन सी सब्जी बनती है भला? इसे हमें खाना ही होगा ना? हाँ, खा जरूर लेना और ध्यान रखना, इसके बीज मुझे दे देना, मैं इसको बो दूंगा। खेतों में कुछ बोना हो तो मुंह फूल जाता है और तुम चले इमली बोने के लिए। वाह, इतने मेहनती कब से हो गए? लो अब तुम्हारा झगड़ा शुरू, चलो जाओ घर के काम करो। प्रेमा ने इमली खा लिए और उसके बीज को करिया को थमा दिया। करिया उस गंदे नाले के पास फिर से चला गया और वहाँ जाकर उस इमली के बीज को बोने लगा, ठीक नाले के पास। ये हो गया इमली बोने का काम पूरा। कल सुबह आकर देखता हूँ ये कितना बड़ा पेड़ बनेगा। दूसरे दिन सुबह करिया उस इमली के पेड़ के पास गया और वहाँ जाकर दंग रह गया। इमली का पेड़ एक ही दिन में बहुत बड़ा बन गया था, जिसमें खूब सारे इमली फरे हुए थे, जिसे देखकर वो सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है भला? कल ही मैंने बीज बोए थे और आज इमली का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? जरूर कोई ना कोई बात तो है और इस पर इतनी सारी इमलियां नजर आ रही हैं। मुझे इमली तोड़ने होंगे। करिया उस इमली के पेड़ से इमली तोड़ने लगा और जैसे ही इमली करिया ने तोड़ी, उसमें से हीरे निकलने लगे। इमली के टूटते ही हीरों की बौछार होने लगी, छोटे छोटे कीमती हीरे। उन हीरों को देखकर करिया चौंक गया। ये हीरे कैसे हो सकते हैं? हाय, मैं माला माल हो गया, कमाल हो गया। हाय यकीन नहीं हो रहा मुझे। उन इमली और हीरों को लेकर करिया उसी भिखारी को ढूंढने लगा, जो कि एक मंदिर के बाहर आराम कर रहा था। क्यों आ गए ना चौंक कर मेरे पास? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इमली के पेड़ से हीरे कैसे निकल सकते हैं? तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, आखिर तुम हो कौन? अरे बाबा, मैं हूँ तो साधारण इंसान ही। तुम्हें और भी हीरे चाहिए हो
तो उस गंदे नाले को साफ करो। उस नाले को साफ करके ही मैंने इतना पुण्य कमाया है जिसका मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा बांट दिया। मैं उस नाले की आज ही सफाई करूंगा और अच्छे से करूंगा और सारे हीरे ले जाऊंगा। करिया सारे हीरे और इमली ले जाकर अपनी पत्नी प्रेमा को दे देता है और प्रेमा से कहता है, अब से हमें किसी भी चीज से डरने की या तरसने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास अब सब कुछ है। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मेरे इमली के बीज को खाकर फेंकने से इतने हीरे मिल जाएंगे। बचपन से लेकर अब तक करोड़ों का नुकसान हो गया। वो कैसे भाग्यवान? मैं समझा नहीं। मैंने कितने सारे आम और इमली के बीज खाकर बस ऐसे ही फेंक दिए। दोनों हंसने लगते हैं और अपनी जिंदगी उस हीरे की मदद से अच्छी कर लेते हैं। पूरे 1 साल बीत जाने के बाद जब उनके पास हीरे और पैसे नहीं बचते, तब प्रेमा करिया से कहती है, क्यों ना हम दोबारा वहाँ चले, उस नाले के पास। हमारे पैसे भी अब खत्म हो चुके हैं। हम उस गंदे नाले की सफाई करेंगे, पूरी तरह से सफाई, और सारे हीरे दोबारा हासिल कर लेंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि करिया और उसकी पत्नी उस नाले की सफाई करने जा रहे हैं। छी छी, मैं नहीं करूँगा ये सब। जी, आपको मेरी कसम। करिया और प्रेमा दोनों ही उस नाले की सफाई करने लगते हैं। लोगों का गिराया हुआ प्लास्टिक कचरा उस नाले में जमा हुआ होता है। वहाँ जाकर पूरे 1 महीने तक सफाई करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, जिससे दोनों चिंतित हो जाते हैं। यहाँ तो हमें अब कुछ नहीं मिल रहा। सारी जमीन, जायदाद, घर सब बेचना पड़ जाएगा हमें, अगर आज भी हीरे नहीं मिले तो। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लो देखो, हो गया ना। करिया और प्रेमा ने नाले को पूरी तरह से साफ कर दिया था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगे, करिया की नजर नाले के पानी पर पड़ी और उसने देखा कि नाले के पानी में हीरे तैर रहे हैं। सारे हीरे नाले के पानी के ऊपर आ रहे हैं, जिसे देखकर दोनों झूम उठे। हुर्रे! हीरे मिल गए! हुर्रे! मैंने कहा था ना तुमसे कि हीरे मिल जाएंगे। देखो, हो गया ना। हमने थोड़ी सी प्रकृति क्या साफ की, हमारी जिंदगी बदल गई। अब से हम इन हीरो से मिले पैसों को दान करेंगे और अपना जीवन जिएंगे। तुमने सही कहा, हमने भूखमरी देखी है, हम ऐसा ही करेंगे। प्रेमा और करिया दोनों ही उस हीरे के नाले की मदद से खुश रहने लगे और लोगों की सेवा करने लगे और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।